नमस्कार, आदाब, सत श्रीकाल। मैं हूं दानिश अता खान और आप देख रहे हैं बीएनसी न्यूज़। दोस्तों, बीएनसी न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम सीधी बात में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ में कांग्रेस नेता व बुरहानपुर के समाज सेवी वाजिद इकबाल है, जिनसे आज हम सीधी बात में बात करेंगे। तो आइए जानते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। शुक्रिया। सर, ये बताएं कि आपके जन्म का हुआ, शिक्षा कहाँ तक हासिल की और समाज सेवा राजनीति में आप कैसे आ गए हैं? मेरा जन्म जो है बुरहानपुर शहर में हुआ और मेरी शिक्षा भी बुरहानपुर से हुई। मैंने बीए फाइनल ईयर करने के बाद मैं अपने व्यवसाय में जुड़ गया था। आगे इसलिए क्वालिफिकेशन हासिल नहीं कर सका, लेकिन बीए फाइनल ईयर तक के मैंने क्वालिफिकेशन किया है और मेरा जन्म भी बुरहानपुर में हुआ है। तो मैं और इसके अलावा एक समाजी खिदमत गुजारी के अंदर पहले मौजूद था और अभी भी हूँ और इंशाल्लाह आगे भी रहूँगा। लेकिन उसके साथ साथ मैं कांग्रेस के अंदर पिछले 15 वर्षों से ज़िला कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष रहा और उस हैसियत से दोनों तरफ से, सियासी एतबार से भी और समाजी खिदमत गुजारी के हिसाब से भी आवाम की खिदमत करता रहा। मेरी अपनी जो कुछ भी टूटी फूटी सलाहियत, काबिलियत, एबिलिटी है, उसकी बुनियाद पर मैंने तमाम लोगों की खिदमत किया और यकीनी बात है कि इससे लोग भली भांति वाकिफ़ है। सर, ये बताइए आप किन किन संस्थाओं से जुड़े हैं? मैं लेबर फील्ड के अंदर ख़ास तौर से मंडी समिति के अंदर फल सब्ज़ी श्रमिक हमाल यूनियन, बुरहानपुर की आटा चक्की एसोसिएशन, इसके अलावा मौलाना आज़ाद स्कूल के फाउंडर मेंबर, इसके साथ साथ मैं परिवार परामर्श केंद्र के अंदर सन 2007 से आज तक वर्तमान में काउंसलर की हैसियत से अपनी खिदमत को अंजाम देता रहा हूँ। और इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी जगह हैं कि जहाँ पर खामोश रहकर भी बहुत सारी खिदमतें करता हूँ, जिससे मेरा अल्लाह राज़ी हो। सर, आप कांग्रेस में ज़िला उपाध्यक्ष रहे हैं, कुशल संगठक माने जाते हैं। कांग्रेस ज़िला अध्यक्ष पद के लिए आपने दावा क्यों नहीं किया? मेरी अपनी कुछ ज़ाती मजबूरियाँ पर्सनली रही है कि जिसकी वजह से मैंने कभी दावा नहीं किया और भविष्य में भी दावा इसलिए नहीं करूँगा कि मेरे अपने पर्सनल मामलात हैं, जिसकी वजह से ठीक है, इतना ही काफ़ी है। मैं ज़िला कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष हूँ और अगर भविष्य में ऐसी कोई ज़रूरत पेश आती है तो मैं अपने ज़िला कांग्रेस अध्यक्ष होने का दावा पेश कर सकता हूँ, लेकिन तब कि जब मेरे को अपने ज़ाती मामलात से, ज़ाती पर्सनल मसाइल से फुर्सत मिल जाएगी, तब करूँगा मैं। सर, मुस्लिम समाज शैक्षणिक आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़ा है। इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए आपका प्रयास? देखिए, मुस्लिम समाज आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से इसलिए पिछड़ा हुआ है शहर बुरहानपुर में कि सबसे ज़्यादा बुरहानपुर में गरीबी, रोज़गार की कमी, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो आज फ़िक्र करने की ज़रूरत, लेकिन बावजूद इसके हम मुस्लिम केयर सोसाइटी और खिदमत इंसानियत वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी के हवाले से जितनी तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को एजुकेशन के मामले में बेदार करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह एक भविष्य में, एक फ्यूचर में, मुस्तकबिल में तालीम की तरफ, बिल्कुल एजुकेशन की तरफ यकीनी बात है कि हमारी अपनी कम्युनिटी के लोग जागेंगे। और रहा सवाल आर्थिक रूप से अच्छे एजुकेशन की कमी की वजह से हमारे पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ना ही ऐसे अच्छे बिजनेस है, लेकिन बावजूद इसके हम मज़दूर पेशे के लोग ज़्यादातर यहाँ हैं। वो ठीक है, दिन में अपनी मेहनत करते हैं, आराम से अपने घर परिवार के गुजर औकात कर लेते हैं, लेकिन बस ये है कि कोई अच्छा नहीं कर पाते। उसकी वजह ये है कि यहाँ अच्छे रोज़गार के साधन नहीं है, ना ही शासन द्वारा है और ना ही इंडिविजुअल ऐसे कुछ साधन है कि जिसकी वजह से यहाँ का एक मज़दूर तबके का या एक मिडिल क्लास का शख्स अपने लिए कोई रोज़गार के साधन पैदा कर सके। सर, भारतीय संविधान पर आप कितना विश्वास करते हैं? वर्तमान में जो मुस्लिम समाज की स्थिति है, क्या देखते हैं आप इसे? देखिए, भारतीय संविधान पे मैं एक भारतीय नागरिक हूँ, मेरा यकीन भी होना चाहिए और यकीन रहेगा, और मैं बहुत भरपूर यकीन के साथ भारतीय संविधान पर यकीन रखते हुए ये बात कहूँगा कि हमने भारतीय संविधान के मातहत जितने भी फैसले या मसाइल सामने आए, हमने उसको कबूल किया। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 92 में बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, उसके बाद हमने इंतज़ार किया कि कोर्ट का, न्यायालय का जो भी निर्णय आएगा हम उसको बहुत खामोशी से एक्सेप्ट करेंगे और हमने कबूल किया। लेकिन आज वर्तमान में हम देखते, जैसे हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जो है खुल्ला कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उड़ा रहे। आज की तारीख में परशुराम जयंती के लिए इंदौर में जो परमिशन के लिए लोग गए थे कि हमें इसके लिए वो देना चाहिए परमिशन, तो उन्होंने उसको साफ तौर से कहा कि तुम तो परशुराम
जयंती के जुलूस निकालो, शासन का काम है लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना। इस तरीके से सत्ता के नशे में ये तमाम कॉन्स्टिट्यूशनली हदों को पार करके अपनी मनमानी तरीके से सारे काम कर रहे हैं और इसकी कई मिसालें हमारे सामने हैं। लेकिन हम आज की तारीख में एक कड़वा सच बोलते हैं तो हमारे साथ बहुत सारे मसाइल खड़े हो जाते हैं कि भाई ये वो है, वो ये है। इस तरीके से हम लोग एक सच बोलने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। आज आप देख लीजिए कि इस देश में जिस तरीके से मॉब लिंचिंग हो रही है, जगह जगह दंगे फसादात हो रहे हैं, एक तरफा मुस्लिम के साथ ज़्यादती हो रही है, मकान हमारे तोड़े जा रहे हैं। अगर हमारे यहाँ को कोई बच्चा कि ये पत्थर मारने वाला है तो क्या बोले ये एक्यूज़ है, बोले एक काम करो इसका मकान तोड़ो, इसकी दुकान तोड़ो, ताकि ये वन साइडेड कार्रवाई कर रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन पे हमारा विश्वास कहाँ से रह जाएगा कि इस तरीके से कर रहे हैं। भाई हम तो इंसाफ के तकाजे से कॉन्स्टिट्यूशन को मानते, लेकिन आज की तारीख में ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते और उसके बावजूद भी मतलब जो है पुलिस प्रशासन, सत्ताधारी लोग, जैसा माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खरगोन में एक शख्स के परिवार को फ़ोन लगा के पूछते कि मैं हूँ अभी और फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। वहीं सद्दाम नाम का बच्चा जिसको बेदर्दी से मार दिया गया कि उसको 13-14 जगहों से तोड़ दिया गया, बावजूद उसके घर परिवार के साथ ऐसा हुआ। तो अफसोस की बात यह है कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी, आप एक पक्ष के या एक समुदाय के मुख्यमंत्री नहीं हो, आप तो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हो। आपके पास तो इंसाफ की नज़र एक मिडिल तरीके से होना चाहिए, इंसानियत के तकाजे से कि आपको सबको समान देखना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात ये कि आपकी जहन, आपकी सोच का ये अंदाज़ा होता है कि आप क्या चाहते हैं और क्या क्या कि हमको दबाना और डराना चाहते हैं। जिस तरीके से मकान तोड़ने की धमकी, दुकान तोड़ने की धमकी हमारे लिए लागू है। ये जैसे मान्यवर हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, एनडीटीवी की जो एंकर थी, उसने 10 मरतबा ये बात पूछी कि किस कानून के तहत आपने मकाना तोड़े, लेकिन उनके पास कोई माकूल जवाब नहीं था क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही नहीं है, ना ही कोई ऐसा अमेंडमेंट हुआ कि भाई इस तरीके से किया जाए। हाँ, जो गुनाहगार है, जो खतावार हैं, आप उसको सजा दो, उसमें हमारा कोई एतराज़ नहीं, लेकिन आप कम से कम इन्वेस्टिगेशन तो कीजिए। और अगर किसी पे को कायमी करते हैं तो आप विवेचना, आपके पास एक साइड लाइन है, उसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि कौन गलत है कौन सही है, लेकिन नहीं, उसमें सिर्फ हमारे साथ ही ज़्यादती होगी। इसलिए हम ये जान रहे हैं अच्छे तरीके से कि आज की तारीख में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी धज्जियाँ उड़ा दी धीरे धीरे करके। बहुत सारे जैसे 27% आरक्षण है, ये भी उन लोगों को खलता है, तो उसको भी ख़त्म करने की बहुत बड़ी साजिश है। धीरे धीरे करके हमारे आज शहर में, बुरहानपुर शहर में बहुत सारे ऐसे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ हैं कि जिसको आज हम, हमारे अपनी विरासत की चीज़ है वो, लेकिन आज हम उसके वो नहीं है। तो यही दुख होता है वन साइडेड को कार्रवाई देखने के बाद कि क्या लगा रखा है, क्योंकि हमारी खता है। अगर जैसी मैंने कहीं नाम बताया कि आई एम वाजिद इकबाल, अरे बोले ठीक है, बोले इनका काम कैसा होना चाहिए, ये सब शासन को मतलब हिंट दिया हुआ है। और इसलिए हम कॉन्स्टिट्यूशन पर तो यकीन रखते और रखेंगे और आने वाले भविष्य में भी अच्छे तरीके से देखेंगे। सर ये बताएं, वर्तमान में देश प्रदेश से जिस तरह से हालात ख़राब है, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? भाई वर्तमान सत्ता को, केंद्र और राज्य की जो सत्ता है, आज देख लीजिए आपकी जिस तरीके से जो सत्ता में लेके बैठे हुए लोग हैं, वो एक ऐसे इलीगल एलिमेंट्स को जो किसी न किसी शक्ल में कोई नाम से मशहूर है, कोई हिंदू संगठन के नाम से, कोई हिंदू सेना के नाम से खुल्ला इस तरीके से ज़्यादती कर रहे, तो इनको सत्ताधारियों का, सत्ता का प्रोटेक्शन होने की वजह से आज ये मन चाहे जो काम कर रहे हैं, इनका कोई माई बाप नहीं है सिवाय सत्ता के लोगों के अलावा, क्योंकि इन्होंने जहन बना लिया कि हम जो कुछ भी करेंगे वो हमारे पर तो है सत्ता के लोग, और वो पूरा प्रोटेक्शन देते हैं। इसकी वजह से देश के अंदर दिन पे दिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सर बुरहानपुर को लेकर आपका क्या विजन रखते हैं आप? देखिए, बुरहानपुर को जो है अल्पसंख्यक ज़िला घोषित कराया था पूर्व सांसद आदरणीय अरुण यादव जी ने, और उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से एक ईयरली एक पैकेज का भी अरेंजमेंट हुआ था, लेकिन वो पैसा कहाँ जाता है, किस मद में इस्तेमाल होता है, इसकी कोई किसी को जानकारी नहीं है। इसके साथ साथ ये शहर ऐतिहासिक शहर है जो फारूकी या मुगलिया दौर हुकूमत के अंदर यहाँ पे बहुत सारी उनकी अजीम निशानी है, लेकिन आज की तारीख में आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के माध्यम से
या आर्कोलॉजिकल विभाग के माध्यम से कोई भी उनके लिए कोई पैकेज नहीं लाते। जो चीज़ जर्जर है उसको जर्जर ही रहने दिया जाए। अगर आज उनको एक पर्यटन के हिसाब से अच्छे तरीके से रिकन्स्ट्रक्शन करके उनको सुधारा जाए तो बुरहानपुर का इतिहास जिस तरीके से आज तारीखी इमारतें, तारीखी शहर के नाम से जाना जाता है, ये कभी तारीख के पन्नों से मिटने वाला नहीं। इसलिए मैं हुकूमत वक्त से गुजारिश करूँगा कि जिस शहर को आज पुरातत्व यानी पुरानी इमारतें, पुराने यहाँ के फारूकी बादशाह और मुगलिया दौर के जो कुछ भी साम्राज्य के अंदर ये निशानियाँ हैं, इसकी वजह से बुरहानपुर की एक ज़बरदस्त पहचान है। मेरा उनसे निवेदन है वर्तमान सत्ताधारियों से कि इस और भी ध्यान को आकर्षित करके आज इस शहर के हक़ में कोई अच्छे से अच्छे पैकेज लाके इन तमाम पुरानी इमारतों को सुधारने का प्रयास करें। मेरा ये एक गुजारिश, एक पैगाम था। धन्यवाद सर हमको टाइम देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके और आपके चैनल का, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो ये थे समाज सेवी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वाजिद इकबाल, जिनसे आज ने अपने आपके सवालों का जवाब जाना। तो इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बन रहे BNC न्यूज़ के साथ में। तो BNC न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन मोहम्मद अनस के साथ में दानिश अदा खान, बुरहानपुर।